नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे, तमिलनाडु गवर्नर रिलेटेड डिबेट अभी भी चल रही है। उसके अंदर एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों को पॉइंट आउट किया है उसको हम डिटेल में देखेंगे। एंड देन ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इंडिया के लिए अच्छा होगा ये या बुरा होगा, कैसे जियोपॉलिटिक्स यहाँ से शेप होगी, तो वी लुक इनटू दैट। एंड जेनेटिक मैपिंग ऑफ इंडियंस, तो इस को करने का क्या फ़ायदा है, मतलब हम जो है जेनोम इंडिया करके एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं और व्हाट बेनिफिट वी आर गोइंग टू ड्रॉ आउट ऑफ इट, इस चीज़ को समझा जाएगा। एंड देन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ईरान कर क्या रहा है ऐसा, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यू कैन से नंबर में पाया जाने वाला रसल वाइपर स्नेक को लेके जो है कुछ बातों को समझेंगे यहाँ पे। सो ये जो स्नेक वाला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्पीशीज इन न्यूज़, ओके। और PYQ ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फ्रंट पेज इफ यू पिक, तो यही खबर है कि यहाँ पे तमिलनाडु नोटिफाइज 10 एक्ट्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डीम्स एसेंट इम्प्लिसिट, ओके। सो ये जजमेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कहा गया है, तो 2-3 जगहों पे कवर किया गया है। एक और आर्टिकल है जो इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखेंगे तो देखो यहाँ पे गवर्नर के पास क्या पावर होती है आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। गवर्नर के पास ऑप्शंस ये होते हैं, ही कैन गिव अप्रूवल टू द बिल, और वो अपने अप्रूवल को विदहोल्ड कर सकता है, या वो जो है अपने यहाँ पे जो बिल है वो लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। एंड रिकंसिडर में वो अपना सजेशन भी दे सकते हैं विद अ मैसेज, ओके। एंड देन ही कैन ऑल्सो रिजर्व अ बिल फॉर प्रेजिडेंट्स कंसिडरेशन। कौन से मामले, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का मामला है, तो उस मामले को देखते हुए दैट बिल कैन बी केप्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए अब तक ऐसा क्या था कि देयर वाज नो टाइम लिमिट मेंशन, कोई टाइम लिमिट इन चीज़ों के लिए मेंशन नहीं थी। एंड एज देयर वाज नो टाइम लिमिट मेंशन, ये ऑटोमेटिकली पॉकेट वीटो बन जाता था कि वो जो है ना तो अप्रूवल देंगे ना विदहेड करेंगे, वो बिल को रखेंगे। नाउ एज देयर वाज अ पॉकेट वीटो थिंग, तो आप देख लीजिए इससे इम्पैक्ट क्या होगा गवर्नेंस, क्योंकि वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन में आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज वी इन इंडिया हैव रूल ऑफ लॉ। और अगर आपका वो कानून इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द जजमेंट, एंड कुछ एक चीज़ें यहाँ पे इन्होंने टाइमलाइन इन्होंने डिफाइन कर दी हैं। तो फर्स्ट इज दिस 1 month। नाउ गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन अ बिल विद इन 1 month ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। 1 महीने में उन्हें एक्ट करना पड़ेगा। असेंट करेंगे, रीपासेज करेंगे। इफ द बिल इज रिटर्न एंड असेंबली दोबारा उसे रीपास करके भेजती है, तो उस केस में गवर्नर अपना अप्रूवल जरूर देंगे। मतलब सेकंड टाइम अगर आ रहा है आफ्टर रिकंसिडरेशन, ही हैज टू गिव अप्रूवल। तो ये मेंशन है यहाँ पे। एंड देन प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन, जो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखे जाएंगे वो विद इन 3 months डिसाइड करने होंगे। तो दिस इज द टाइम लिमिट दैट दे आर पॉइंटिंग आउट इवन ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर भी टाइम लिमिट आ गई है, तो ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये पहले नहीं हुआ करता था। अब आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है उसको इस्तेमाल करके पूरे जजमेंट्स दिए हैं, दैट इज टू फैसिलिटेट कंप्लीट जस्टिस, ठीक। तो उस आइडिया के लिए है ये। अब आप इसके अंदर देखिए कुछ और भी चीजें मेंशन्ड है। तो 3 months डेडलाइन क्या कहती है, प्रेसिडेंट हैज 3 months टू डिसाइड ऑन द एसेंट आफ्टर गवर्नर्स रेफरल। तो गवर्नर जब रेफर के लिए भेजेंगे तो उसके बाद 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे, मतलब जिस दिन जो है बिल को रेफर कर दिया गया है, द क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम, और उस समय से जो है 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है। अगर डिले होता है तो रीज़न बताना पड़ेगा, और रीज़न जो है वो स्टेट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, स्टेट मस्ट कोऑपरेट विद सेंटर। बिल्कुल, कोई क्वेरी है, कोई मुद्दा है, कोई सजेशन है, उस चीज़ के ऊपर जो है स्टेट को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट दैट डजंट मीन वो सजेशन को जो है वो ऐड करना करा जाए, नहीं, वो नहीं होगा। देन देर इज अनदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि भी देखिए, कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट। नाउ प्रेसिडेंट एनकरेज टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन बिल्स रिजर्व्ड फॉर हर कंसिडरेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स। अब देखिए, अगर कोई मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का है, वो मामला जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने आया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे कोई मामला प्रेसिडेंट के सामने आया है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंसल्ट करेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट विल टेल कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिबेट है क्या नहीं है। तो ये पूरे आइडियाज़ को यहाँ पे इन्होंने बताया है।
एंड प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 के अंदर एम्फेसाइज किया गया है। क्लियर? सो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो ये प्रीलिम्स के लिए है कि भी किस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 142 इज वेरी पॉपुलर आर्टिकल। 143 है वो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी प्रेसिडेंट साहब जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, गवर्नर जो है वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, और वो पॉलिटिक्स से डिटैच्ड फिगर होने चाहिए। तो ये 2019 प्रीलिम्स का सवाल है। तो ये सजेशन जो है सरकारिया कमीशन का था। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज पे देखिए, सो वक्फ एक्ट को लेके जो है वायलेंस हो रहा है यहाँ पे, वायलेंट प्रोटेस्ट, एंड यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि मुर्शिदाबाद के अंदर सेंट्रल फोर्सेस भेजिए। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे हो गई है, ठीक है। दैट्स अ सैड थिंग। देन अदर देन दिस, अब देखिए यहाँ एक कश्मीरी फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, दैट इज एशमुकम। क्लियर? तो ये आप याद रख लीजिएगा। एशमुकम किस लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है? दिस बेसिकली डिमार्क्स एंड ऑफ विंटर्स, और यहाँ पे अब समर्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, एंड स्टार्ट ऑफ समर, स्टार्ट करेंगे समर को तो क्या करेंगे? तो अब सोइंग सीजन शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से अब जो है यहाँ पे सोइंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, बुआई शुरू हो जाएगी। और एक तरीके के ये हिसाब से आप देखिए बैसाखी के साथ ही मिलता जुलता है। एंड दिस इज अ कश्मीरी फेस्टिवल, और इसके अंदर किया जाता है रात के समय टॉर्च जलाई जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो है एक सिग्नल दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ईरान यूएस टॉक्स के ऊपर क्या उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। देखो, ये 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ईरान यूएस न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी, ठीक। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो पहले जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये इस पर बातचीत चल रही थी, इस पर टॉक्स जो है वो ऑन हो गए थे। टॉक्स रिगार्डिंग कि भाई ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करेंगे, ओके। एंड इन रिटर्न मिलेगा क्या कि जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे विल लिफ्ट द सैंक्शंस। जो भी ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे वो सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी प्रेजेंटली अगर आप इन टॉक्स को देखेंगे, इन टॉक्स से जस्ट पहले ईरान के ऊपर प्रेशर पुट करने के लिए, तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होती है, ठीक है। यूएस ने सैंक्शंस को और स्ट्रिंजेंट कर दिया। तो ये ट्रंप का स्टाइल है, ठीक। सैंक्शंस को और स्ट्रिंजेंट कर दिया ताकि ईरान और ज़्यादा प्रेशर में आए वाइल गोइंग अहेड विद दीज टॉक्स। अब देखिए यहाँ पे, तो JCPOA जो है टॉक्स चल रही थी, देन यू कैन से ट्रंप मूव्ड आउट। पिछली बार जब ट्रंप जो है जब राष्ट्रपति बने थे, सो ही मूव्ड आउट। क्लियर? तो सारी बातचीत खत्म हो गई, अब दोबारा उसको रिवाइव करने पे फोकस है। तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे कि अगर ये, इसको JCPOA 2.0 बोला जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच जो टेंशन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जो पूरी दुनिया का चल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये डेवलपमेंट दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी बिग रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ होगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम एक और लड़ाई अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मे लीड टू लेस प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट इन प्लेसेस लाइक सीरिया, इराक, येमेन, ओके। तो अब आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत जो है ईरान मदद करता है यहाँ पे, ठीक है। इन ये अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, हुदीज हैं, ठीक, एंड हमास आप देख लीजिए, तो हिजबुल्ला है, देर आर मैनी मोर, और भी हैं यहाँ पे, जिनको जो है एक तरीके से ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जिनकी हेल्प से अलग अलग जगहों पे ईरान लड़ाई लड़ता है। अब बात चीज़ ये है कि ये जो टॉक्स हो रही हैं, यूएस एक चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा है, यूएस एम्फेसिस कर रहा है कि टॉक्स के अंदर इट शुड ऑल्सो इंक्लूड प्रॉक्सी वॉर, ठीक। ये प्रॉक्सी वॉर का मामला भी यहाँ पर डिस्कस होना चाहिए कि भी ईरान वो भी बंद करे, कंडीशंस जो लगेंगी इन चीज़ों के ऊपर भी ऐसे ही लगें कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करेगा और साथ में प्रॉक्सी वॉर भी बंद करेगा। अब पॉइंट इज दिस, ईरान इज नॉट रेडी फॉर दैट। ईरान कहता है कि टू मैटर्स आर सेपरेट, ओके, सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट प्रॉक्सी वॉर थिंग।
ये बिल्कुल भी उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ओके, तो ईरान गेनिंग लेजिटिमेसी थ्रू टॉक्स मे रिवाइव शिया असर्टिवनेस, ठीक है। सऊदी फियर्स ऑफ ईरानियन इकोनॉमिक रिसर्जेंस, बिल्कुल ये होगा यहाँ पे। तो बैलेंस डिस्टर्ब होने का डर है। राइट नाउ सऊदी अरब इज डोमिनेटिंग। सऊदी के पीछे हाथ किसका है? वेस्टर्न वर्ल्ड, प्राइमरीली यूएस का हाथ यहाँ पे है, ठीक है। अब यूएस की इक्वेशन अगर ईरान के साथ अच्छी हो जाती है तो देयर विल बी बैलेंस। अभी सऊदी डोमिनेंस पे है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ है कि भाई जैसे सऊदी और ईरान के बीच में एक पीस ब्रोकर हुआ था, तो जो चाइना ने फैसिलिटेट किया था, दैट में ब्रेक, वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज नाउ ईरान विल बी मोर प्रोएक्टिव। क्लियर, ये चीज़ होने वाली है यहाँ पे। कंपटीशन तो चलता रहेगा और ईरानियन इकोनॉमिक रिसर्जेंस होता है तो उससे क्या होता है कि भाई यहाँ पे दे मे कीप ऑन फंडिंग द प्रॉक्सीज। पैसे अगर आएंगे तो प्रॉक्सीज जो है उनकी फंडिंग भी चलती रहेगी, ये भी चलेगा यहाँ पे। तो बहुत बड़े जो है यहाँ पे डायमेंशंस हैं। एंड देन देर इज अ फियर ऑफ न्यूक्लियर रेस इन द रीजन। तो सऊदी अरब, यूएई, टर्की, दे ऑल मे गो हैड विद द न्यूक्लियर पोटेंशियल। सब लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो, ठीक है। प्लस अगर सक्सेसफुल रही तो सैंक्शंस जो हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे ईरान के ऊपर। नाउ एज सैंक्शंस विल बी लिफ्टेड तो यहाँ पे ऑयल सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएगी एंड ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो फर्दर कम हो जाएंगे। सो ये एक इम्पैक्ट होगा। अब ये इम्पैक्ट कैसे है, देखिए जब मैं ये बता रहा हूँ कि प्राइसेस ड्रॉप होंगे, आप सोच रहे होगे कि इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी लेस कॉस्टली फॉर अस। बट एक चीज़ आपको समझनी है, नाउ दिस मे डेंट वेस्ट एशियन इकोनॉमी। पूरे वेस्ट एशिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ से डेंट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ समझनी है कि रेमिटेंसेस जो आते हैं बहुत बड़े नंबर में जो है हमारे यहाँ पे इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं और वो वहाँ से पैसा भेजते हैं, उनकी नौकरियाँ कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेंगी क्योंकि वो रिसेशन में चले जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये लिखा तो हुआ है कि इंडिया चाइना विल गेट चीपर ऑयल, बट ये इम्पैक्ट समझना है जो रेमिटेंसेस वाला है, बहुत लार्ज नंबर में इंडियंस वहाँ पे जाते हैं। प्लस यूएस की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो यहाँ पे और बेटर हो जाएगी। यूएस हर जगह जो है वॉर लड़ रहा है एंड इट वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम एंडलेस वॉर्स, और वो चाइना के राइज पे फोकस करना चाहता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ये उनका गोल है। देन देर इज रिस्क ऑफ इजराइल एंड गल्फ अलाइज फीलिंग बिट्रेड इफ यूएस इज सॉफ्ट ऑन ईरान। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इजराइल ने रेड लाइंस भी ड्रॉ किए हैं कि अगर कहीं से न्यूक्लियर थ्रेट का हल्का सा भी डर रहा, दे विल बोम्बार्ड द ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी, पूरे एरिया को वो जो है बोम्बार्ड कर देंगे। ये भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। इंडिया के लिए बेनिफिट है, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, चाबहार पोर्ट को हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू एक्सरसाइज आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि अभी यूएस का प्रेशर तो कम से कम हो जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी विल हैव हियर। क्लियर, चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। जेनेटिक मैपिंग ऑफ इंडिया के पॉइंट में इन्होंने बताया गया है। तो ये जेनेटिक जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है चल रहा है एंड एट प्रेजेंट व्हाट इज द सिनेरियो, वी आर क्वाइट पुअर व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक स्टडीज़। भाई हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा इस पे काम ही नहीं होता। अब देखिए जेनेटिक स्टडीज़ जो है ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक। तो जो भी आप बायोसाइंसेस पढ़ रहे हैं या बायोसाइंसेस से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे डिस्कवरी हो रही है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस, वो बिल्कुल इसके साथ जो है लिंक्ड अप है। क्लियर, तो ये पॉइंट है और जिसे समझना भी है यहाँ पे। और मेडिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन हमें पता लगेगी कि कैसे कैसे इंडियंस के अंदर म्यूटेशन हुई है। वी विल बी हैविंग द हेल्थ प्रोफाइल। क्लियर, वो जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग से आपको लोगों की हेल्थ प्रोफाइल के बारे में पता लग सकता है एंड यू कैन ऑल्सो प्लान सोल्यूशंस टू द डिजीज। जो भी हमारे यहाँ पे डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आप पहले एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हो, दैट कैन बी डन। और इसकी जो है कमर्शियल वैल्यू तो ऑब्वियसली है ही, बिकॉज ये जो कंपनीज इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगी तो उनको ये लगेगा कि फ्यूचर में इंडियंस को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे रिलेटेड पहले ही दवाई जो है वो तैयार कर लेंगे। तो दोनों के लिए ही जो है प्लस प्लस होगा एंड दिस कैन बी द थिंग हियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर पॉइंट्स की।
तो JCPOA वो में वो लगे हुए थे, आइडिया बढ़िया चल रहा था, P5+1। तो P5 इज जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, पर प्लस जर्मनी भी था इसमें, ठीक है। तो P5+1 में जो +1 है दैट इज जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, ये साथ में मिलकर ईरान के साथ डील नेगोशिएट कर रहे थे। ट्रंप ने एग्जिट कर दिया। अब ईरान की पोजीशन क्या है? इनिशियली रिफ्यूज टू डायरेक्ट टॉक्स विद यूएस, बट अब इनडायरेक्ट नेगोशिएशन चल रही है ओमान के थ्रू, ठीक है। अभी ईरान के ऊपर प्रेशर है, मेजरली इकोनॉमिक जो है टर्बुलेंस चल रहा है वहाँ पे, ईरानियन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, ठीक, वो सब चल रहा है। और ट्रंप ने डायलॉग ऑफर किया है, तो दे आर यू कैन से हैविंग दीज टॉक्स कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब अक्वायर करने से रोका जाए, ठीक है। और एक सीधी सी बात है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब के नज़दीक ईरान पहुंचता है तो देर विल बी सम इम्पैक्ट, सम एक्शन फ्रॉम वेस्ट या इजराइल की तरफ से जरूर यहाँ पे एक्शन होगा ही होगा। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट के पॉइंट्स को आपको समझना है। तो यूरेनियम के मेजरली आइसोटॉप्स हैं, बट जो मोस्टली अवेलेबल हैं दैट इज U-235 और U-238। U-235 हमारे यहाँ पे काम का होता है बिकॉज वो फिजन एक्टिविटी को सस्टेन करता है, लेकिन 0.7% ही मिलेगा। तो आपको धीरे धीरे जो है U-35 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, ठीक है। और यहाँ पे एज अ फ्यूल जब हम यूज करते हैं तो लो एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि आप बोल सकते हो कि एनर्जी प्रोडक्शन में जिसका इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इतना ही चाहिए होता है, ठीक। बट उसको भी हमें जो है कम से कम 20% तो एनरिच करना पड़ेगा। 20% से ज़्यादा हाई एनरिच यूरेनियम बोला जाता है। और जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, मतलब 90% एनरिच्ड, जब 90% एनरिच्ड होगा आपका यूरेनियम, मतलब 235 का जो अमाउंट है वो 90% होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो न्यूक्लियर बॉम्ब का पोटेंशियल उसमें आ जाता है। अब देखिए इस एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर बहुत हाई स्पीड पे स्पिन कर करके इलेक्ट्रॉन्स को बोम्बार्ड कर करके जो है ये बनाया जाता है। एंड यू कैन से U-235 इज सेपरेटेड फ्रॉम U-238, इसको अलग किया जाता है। धीरे धीरे प्योरिटी आती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं होगा कि 10-20 दिन में होगा, इट विल टेक ईयर्स, सालों लग जाते हैं इस एनरिचमेंट एक्टिविटी को करने के लिए। क्लियर? तो पास्ट एनरिचमेंट्स जो ईरान की हिस्ट्री है वो ये है कि 3.5% एनरिचमेंट 2006 तक उन्होंने अचीव किया था, और 2010 तक 19 पॉइंट समथिंग हो जाता है। नैंस और फोर्डो ये दो प्लांट्स हैं। फर्दर जो प्रेजेंट स्टेटस है, यूरेनियम इज अप टू 60% पोस्ट JCPOA वायोलेशन। आज की डेट में 60% तक वो एनरिच कर चुके हैं, 90% जो है वो वेपन ग्रेड एनरिचमेंट है। अब ये अभी मौका है इसको रोका जाए। तो पॉइंट इज दिस, ईरान ने जैसे ही ट्रंप मूव्ड आउट ऑफ यू कैन से दीज टॉक्स, तो JCPOA से बाहर लेके गए, ईरान ने एक्सेलरेट कर दिया और आज 60% एनरिचमेंट वो अचीव कर चुके हैं। मतलब बहुत ही कम समय है जिसके अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाएंगे, ठीक है। तो ये 70 kg ऑफ 60% हाईली एनरिच यूरेनियम दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी यूज्ड फॉर 5 to 8 न्यूक्लियर वॉरहेड, उसमें उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। 90% ना भी हो, प्रेजेंटली इतने बॉम्ब इससे बनाए जा सकते हैं। और इजराइल ने अभी थ्रेट किया कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो वो उसकी पूरी फैसिलिटी को ही बॉम्बार्ड कर देगा, मिलिट्री एक्शन हो जाएगा अगर इस टाइप की कोई चीज़ आती है तो, ठीक। तो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। और ये जो टॉक्स चल रहे हैं इस एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए चल रहे हैं। ये थी पूरी डिबेट ईरान रिलेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द रसल वाइपर, तो वेनम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि दैट इज लिंक्ड टू द लोकल क्लाइमेट। ओके, तो ये आप 2019 का सवाल देखिए, देखो जो स्पीशीज इन न्यूज़ होते हैं उस पर सवाल वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सम टर्टल्स आर हर्बीवरस, बिल्कुल ये सही है। सम फिशेज आर हर्बीवरस, ये भी सही है। सम मरीन एनिमल्स आर हर्बीवरस, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। ओके, देखिए विविपेरस और ओविपेरस, जो ओविपेरस होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक, दे ले एग्स, ठीक। एंड विविपेरस जो है वो सीधा बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ स्पीशीज जो है वो डायरेक्टली स्नेक की बच्चे देती हैं इंस्टेड ऑफ यू कैन से लेइंग एग्स। वो होता क्या है बेसिकली, उनकी बॉडी में ही वो एग्स जो है वो रहते हैं।
तो उससे जो है सीधा बच्चे निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए बिग फोर की बात है, ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है स्नेक बाइट्स के लिए, इंडियन कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर और कॉमन क्रेट। ओके, अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका रसल वाइपर कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए यहाँ पे। सो रसल वाइपर की अगर आप बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब आपका किडनी फेलियर भी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ब्लीडिंग, टिश्यू डैमेज तो होता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर रसल वाइपर काटे तो। और पैटर्न कैसे है, चेन लाइक पैटर्न, ट्रायंगुलर हेड है इसका। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, तो दिस इज अ ट्रायंगुलर हेड दैट इज देयर और चेन्स जैसी बनी हुई है ये। तो ये रसल वाइपर है आपका, और लाउड हिसिंग साउंड के साथ जो है ये एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन सेटलमेंट के पास में मिल जाता है। इंडियन कोबरा की बात करें, न्यूरोटॉक्सिक है, सीधा एकदम पैरालिसिस हो जाता है, और साइटोटॉक्सिक है, टिश्यू डैमेज होगा। देन आइडेंटिफिकेशन कैसा है कि स्पेक्टेकल मार्क ऑन द हुड वेरीज इन द कलर, कलर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मार्क जो है ये अच्छा होगा। देखो ये तो अलग से नज़र आ जाता है कोबरा तो हमारे यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, तो ये पता लग गया। एंड देन देर इज कॉमन क्रेट। तो कॉमन क्रेट जो है एक्सट्रीमली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन, इमीडिएटली मसल पैरालिसिस और सफोकेशन हो जाती है, और जो है ग्लोसी ब्लैक, ब्लश ब्लूइश विद थिन वाइट बैंड्स। ओके, सो थिन वाइट बैंड होते हैं, ये देखिए ये है आपके यहाँ पे। तो कॉमन क्रेट ऐसा है, ठीक, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। देन वी हैव कवर्ड दिस। तो अब है सॉ स्केल्ड वाइपर की बात हो रही है। हेमोटॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है उसके काटने से, और सिजलिंग साउंड ये रहती है। ठीक है, और ड्राई एरियाज में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये खासियत है सॉ स्केल्ड वाइपर की। ये पूरा ओवरऑल जो है इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दीज वर द थिंग्स दैट वी कवर्ड। थैंक यू वेरी मच।